The Lallin Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। नमस्ते, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप शो। सबसे पहले दिन का वीडियो। बाहर वीडियो मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस का है, जहां से ट्रेन पकड़ने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। पिछले साल हमने लॉकडाउन में इस तरह की तस्वीरें देखी थी, जब लाखों प्रवासी मजदूर अपने अपने घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर इकट्ठा हुए थे। महाराष्ट्र में एक बार फिर से लॉकडाउन की चर्चा हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का कहना है कि महाराष्ट्र में जल्द लॉकडाउन लगाया जा सकता है, इसकी तैयारी की जा रही है। हमें उम्मीद है कि राज्य और केंद्र की सरकारें अगर लॉकडाउन लगाती हैं तो पिछले साल से सबक लेते हुए दिहाड़ी और प्रवासी मजदूरों के लिए भी उचित व्यवस्था करेंगी। ये था दिन का वीडियो। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी केरल से है। केरल के उच्च शिक्षा मंत्री केटी जलील ने पिनरई विजयन की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। कुछ दिनों पहले ही राज्य के लोकायुक्त ने कहा था कि जलील ने अपने एक रिश्तेदार को लाभ पहुंचाने के लिए पद का दुरुपयोग किया है। जलील ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री पिनरई विजयन को सौंपा, जिसे गवर्नर के पास भेज दिया गया है। केटी जलील ने फेसबुक पोस्ट लिख इसकी पुष्टि की है। 9 अप्रैल को लोकायुक्त ने मुख्यमंत्री विजयन को अपनी रिपोर्ट सौंपी। लोकायुक्त ने कहा था कि जलील के खिलाफ सत्ता के दुरुपयोग, लाभ पहुंचाने और भाई भतीजावाद के आरोपों की पुष्टि होती है। उन्हें मंत्री पद पर बने रहने का हक नहीं है। दूसरी सुर्खी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के अजीब बयान ने बनाई। कुंभ मेले में कोरोना के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का कहना है कि मां गंगा का आशीर्वाद लेकर जाएंगे तो कोरोना नहीं फैलेगा, और इसके पीछे उन्होंने तर्क ये दिया कि गंगा की धारा अविरल है और कुंभ खुले में आयोजित हो रहा है, इसलिए इससे कोरोना नहीं होगा। मुख्यमंत्री रावत ने यह भी कहा कि कुंभ की तुलना मरकज से नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि मरकज से कोरोना फैला क्योंकि वो बंद कमरे में था, कुंभ खुले में है, इसलिए कोरोना नहीं फैलेगा। इससे पहले इंडिया टुडे के साथ बातचीत में उत्तराखंड के डीजीपी ने भी इसी तरह का तर्क देते हुए कहा था कि कुंभ खुले में हो रहा है, गंगा का पानी लगातार बहता रहता है और यहां आने वाले 90% लोग वापस चले जाते हैं, इसलिए कुंभ में कोरोना का ज्यादा प्रसार नहीं है। खैर, अब आंकड़ों की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 12 अप्रैल को 28 लाख लोगों ने हरिद्वार कुंभ में शाही स्नान में हिस्सा लिया था। 12 अप्रैल को हरिद्वार में कोरोना के कुल 408 नए मामले सामने आए हैं। तीसरी सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से प्रवासी बच्चों और प्रवासी मजदूरों के बच्चों की संख्या के साथ साथ उन्हें मिलने वाले लाभ से संबंधित डेटा मांगा है। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस वी. राम सुब्रमण्यम की बेंच ने यह आदेश एनजीओ बाल संरक्षण ट्रस्ट की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में प्रवासी बच्चों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए निर्देश पारित करने का अनुरोध किया गया है। याचिका में कहा गया है कि पिछले साल कोरोना लॉकडाउन के दौरान लाखों प्रवासियों का पलायन हुआ था, जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा असुरक्षित और बुरी तरह प्रभावित रहे हैं। ये बच्चे स्वास्थ्य सेवाओं, उचित पोषण और शिक्षा तक की पहुंच से वंचित रहे हैं। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर पर। हल्के राम बागवानी का काम करते हैं, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के हैं। इन्हें सांची के सरकारी अस्पताल में पेड़ पौधों की देखभाल के लिए नौकरी पर रखा गया था, लेकिन अब ये कोरोना के सैंपल इकट्ठा करते हैं। हल्केराम से पूछा गया कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तो उनका जवाब था कि अस्पताल के बाकी स्टाफ को तो कोरोना हो गया है, इसलिए करना पड़ रहा है। हालांकि हल्केराम के पास ना ही कोई पीपीई किट थी और ना ही कोई और बचाव के इंतजाम।
डॉक्टर इंद्रानी बनर्जी गुजरात के गांधीनगर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नैनो साइंस की प्रोफेसर थी। सांस लेने में दिक्कत बढ़ रही थी। अस्पताल जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी। जब एम्बुलेंस नहीं मिली तो उनके छात्र उन्हें निजी गाड़ी में अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कोरोना अस्पताल ले गए, लेकिन उन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। उनकी 2 दिन पहले मौत हो गई। उनके छात्रों का कहना है कि अस्पताल में उन्हें इसलिए भर्ती नहीं किया गया क्योंकि वो 108 वाली एम्बुलेंस से अस्पताल नहीं गई थी, जबकि हकीकत यह है कि एम्बुलेंस तो मिल ही नहीं रही थी और जिन मरीजों को एम्बुलेंस मिल रही उन्हें भी आसानी से अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा रहा। गुजरात से कई वीडियो आ रहे हैं जहां अस्पतालों के बाहर एम्बुलेंस की लाइनें लगी हैं, मरीजों का दाखिला नहीं हो रहा है। ब्रिजेश पाठक ये यूपी में कैबिनेट मंत्री हैं। इन्होंने अपनी ही सरकार के स्वास्थ्य विभाग में अपर मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिखा है कि लखनऊ में स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत चिंताजनक है। इनके पास लोगों के फोन आते हैं जिन्हें इलाज नहीं मिल रहा। जांच रिपोर्ट आने में भी 4 से 7 दिन का समय लग रहा है। सरकार के एक कैबिनेट मंत्री की चिट्ठी में इतनी लाचारी दिखती है तो सोचिए आम लोगों का क्या हाल हो रहा होगा। कुछ और उदाहरण लेते हैं। महाराष्ट्र का ठाणे, यहां कोरोना से एक मरीज की मौत हुई। ठाणे महानगर पालिका के कर्मचारियों को शव को शमशान तक पहुंचाना था तो कचरा डालने के लिए इस्तेमाल होने वाली पॉलीथीन में ही शव को पैक कर दिया गया। पूछने पर वजह बताई गई कि शवों को पैक करने वाली पॉलीथीन ही नहीं बची तो क्या करते। इतने लोगों की मौत हो रही है कि सुविधाएं कम पड़ जा रही हैं। महाराष्ट्र से, गुजरात से, यूपी से, छत्तीसगढ़ से, हर तरफ से मन को व्यथित करने वाली तस्वीरें, वीडियो आ रहे हैं। अस्पतालों को तरसते मरीजों के वीडियो हैं तो शमशानों में लाशों का अंबार लगा है। सारी सुविधाएं कम पड़ती दिख रही हैं। दिल्ली में शादी के बैंक्वेट हॉल या मैरिज हॉल में बेड लगाकर कोरोना अस्पताल बनाए जा रहे हैं, क्योंकि जो अस्पताल है वहां तो जगह ही नहीं बची है। कई प्राइवेट अस्पतालों को पूरी तरह से कोरोना अस्पतालों में तब्दील किया जा रहा है। इन उदाहरणों से ही महसूस होता है कि हालात कितने डरावने हो चले हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 13,500 नए मामले आए हैं। पिछले साल दिल्ली में एक दिन में अधिकतम केस करीब 8,500 ही थे। मामले नहीं घटे तो दिल्ली में लॉकडाउन लग सकता है। महाराष्ट्र सरकार कह ही चुकी है कि पूरा लॉकडाउन लगाए बिना हालात काबू में नहीं आएंगे। महाराष्ट्र में कल कैबिनेट की बैठक में लॉकडाउन पर फैसला हो भी सकता है। नाइट कर्फ्यू तो कई राज्यों में चल ही रहे हैं। माना जिस प्रदेश का नाम लीजिए वहां कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और देश में पिछले कई दिनों से 1,60,000 से ऊपर कोरोना के मामले आ रहे हैं। अगर कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन से नुकसान का हिसाब लगाएं तो पहला नंबर आता है स्टूडेंट्स का। मार्च 2020 से लेकर अब तक कोरोना की वजह से साल भर में ना पढ़ाई ढंग से चल पाई, ना परीक्षाएं हो पाई ठीक से। लॉकडाउन लगने के बाद स्कूल कॉलेजों को बंद करना पड़ा। बीच में ऑनलाइन पढ़ाने की कवायद शुरू हुई, लेकिन वो भी ज्यादा कामयाब नहीं दिखी, क्योंकि पूरे देश के बच्चे ऑनलाइन वाली सुविधाओं से संपन्न नहीं है। दिसंबर में जाकर कुछ राज्यों ने फिर से स्कूल खोले, लेकिन 2-3 महीने ही स्कूल चल सके। कोरोना बढ़ने के बाद इस मार्च में फिर स्कूलों को बंद करना पड़ा और अब परीक्षाएं आ गई हैं। सीबीएसई ने मई और जून में परीक्षाएं कराने का ऐलान कर रखा है। 10वीं की परीक्षाएं 4 मई से 7 जून तक और 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से 15 जून के बीच होंगी। यानी परीक्षा शुरू होने में महज 21 दिन बाकी हैं। जब देश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ सबसे ऊपर है तब परीक्षाएं हो रही हैं। इसलिए ये मांग उठ रही है कि परीक्षाओं को रद्द किया जाए। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र सरकार से सीबीएसई की परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की। सुनिए। बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए बेहद ज़रूरी है और अभी सीबीएसई के एग्ज़ाम आने वाले हैं। 6 लाख बच्चे दिल्ली में सीबीएसई के एग्ज़ाम में बैठेंगे। 1 लाख के करीब टीचर्स इसमें शामिल होंगे। ये बहुत बड़े हॉटस्पॉट्स बन सकते हैं। बच्चों की ज़िंदगी, बच्चों की सेहत, बच्चों का स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील है कि सीबीएसई के एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया जाए और इसके एवज़ में कोई और तरीके निकाले जा सकते हैं, या तो ऑनलाइन का कोई तरीका या इंटरनल असेसमेंट करके उसके बेस के ऊपर इस बार बच्चों को पास किया जा सकता है।
महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने भी सीबीएसई को चिट्ठी लिखकर परीक्षाओं को टालने के लिए कहा है। इससे पहले रविवार को राहुल गांधी ने भी ट्विटर पर लिखा था कि सीबीएसई को दोबारा परीक्षा करवाने पर विचार करना चाहिए। प्रियंका गांधी भी सीबीएसई परीक्षाओं को रद्द करने के लिए लिख रही हैं। एक तरफ सीबीएसई परीक्षाएं कराने पर अड़ा है तो राज्य सरकारें अपने बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर रही हैं। महाराष्ट्र में अप्रैल के आखिरी हफ्ते से परीक्षाएं होनी थी, लेकिन अब उन्हें टाल दिया गया है। स्टेट बोर्ड की परीक्षाएं अब मई के आखिर में और जून में शुरू करवाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 24 अप्रैल से शुरू होने वाली परीक्षाओं को टाल दिया है। राजस्थान में भी 15 अप्रैल से छठी और 7वीं कक्षाओं की परीक्षा होनी थी, इन्हें भी रद्द कर दिया गया है। तो राज्य सरकारें जब परीक्षाएं रद्द कर रही हैं तो फिर सवाल घूमकर सीबीएसई परीक्षा पर आता है। परीक्षाओं की तारीख आगे बढ़ाने को लेकर सोशल मीडिया पर मुहिम चल रही है। अभिभावक भी शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई को लिख रहे हैं। हालांकि सीबीएसई का अभी कोई आधिकारिक बयान इस पर नहीं आया है। इस पूरी बहस के बीच सीबीएसई परीक्षाएं कराने की तैयारी पूरी करने में लगा हुआ है। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज ने आज तक को बताया कि वो परीक्षा की तैयारी के अंतिम चरण में है। छात्रों की सेहत पर उन्होंने कहा, हम उनकी सुरक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सीबीएसई की तैयारी के बारे में बताते हुए डॉक्टर भारद्वाज ने कहा कि अब केंद्रों में भीड़ कम होगी। एक केंद्र में छात्रों की संख्या काफी कम होगी। अभिभावकों की चिंता पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि अभिभावकों को बच्चों की तैयारी पर नजर रखने की जरूरत है। यह सीबीएसई का गोलमोल सा बयान है। हम जानते हैं कि अभी कोरोना संक्रमण की नई वेव का पीक नहीं आया है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में और ज्यादा कोरोना के मामले आएंगे। इस लिहाज से हो सकता है कि जब परीक्षाएं शुरू हों तब हालात इससे भी ज्यादा खराब हो जाएं। डर यह भी है कि ये परीक्षाएं सुपर स्प्रेडर का काम कर सकती हैं। परीक्षा टालने से भी ज्यादा जरूरी यह है कि सीबीएसई अपना रुख साफ करे। अगर परीक्षाएं रद्द नहीं करनी तो इसकी जानकारी दी जाए ताकि छात्र और अभिभावक इस कंफ्यूजन से बाहर निकले। आमतौर पर फरवरी में सीबीएसई की परीक्षाएं शुरू होती हैं, इस बार मई में हो रही हैं। इस देरी में एक आध महीने की और देरी छात्रों की सेहत से ज्यादा मायने नहीं रखती। परीक्षाओं से पहले छात्रों के स्वास्थ्य सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय की प्राथमिकता होनी चाहिए। तो ये थी दिन की बड़ी खबर। अब चुनाव की कुछ खबरें। पश्चिम बंगाल में 4 चरण की वोटिंग हो चुकी है। 5वें चरण की वोटिंग 17 अप्रैल को होनी है, जिसके लिए जमकर प्रचार प्रसार चल रहा है। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार करने पर 24 घंटे का बैन लगाया है, जिसके खिलाफ टीएमसी नेताओं का गुस्सा चुनाव आयोग पर फूट पड़ा। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ खुद ममता बनर्जी कोलकाता में गांधी मूर्ति के पास धरने पर बैठ गई। 3 घंटे तक ममता धरने पर बैठी रहीं और पेंटिंग बनाती रहीं। चुनाव आयोग ने यह बैन ममता के 2 बयानों को लेकर लगाया था। एक में ममता ने चुनाव आयोग और पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि ईसी के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का नाम मोदी कोड ऑफ कंडक्ट रख लेना चाहिए। जबकि दूसरे में उन्होंने अपने बयान में मुस्लिम मतदाताओं से अपील की थी कि वे अपने वोट को विभिन्न पार्टियों के बीच विभाजित न होने दें और टीएमसी को वोट दें। ममता के अलावा चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता राहुल सिन्हा पर भी 48 घंटे का बैन लगाया है, जबकि बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष को नोटिस जारी किया है। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने कूच बिहार हिंसा पर बयान देते हुए एक रैली में कहा था कि केंद्रीय बलों को नोटिस भेजना चाहिए कि उन्होंने सिर्फ 4 को क्यों मारा, उन्हें 8 लोगों को मारना चाहिए था। इसी घटना पर दिलीप घोष ने कहा था कि अगर शरारती लड़के जिन्हें शीतलकुची में गोलियां पड़ी कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेंगे तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। पश्चिम बंगाल चुनाव कवर करने के लिए दी लल्लन टॉक की टीमें ग्राउंड पर हैं। एक टीम ने आज नक्सलवाड़ी का दौरा किया। नक्सलवाड़ी वही जगह है जहां नक्सलवाद की शुरुआत हुई थी। तो अब यहां के लोगों का राजनीतिक रुझान किस तरह का है, क्या मुद्दे हैं लोगों के, सुनिए। ये बताइए कि अभी जो सरकार है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की, उसने आपके लिए, आपके गांव के लिए क्या किया है? अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे? आपातत तो हमारा गांव के लिए तो कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं हुआ। देखिए ना, ये नाला सब कच्चा ही है, कुछ नहीं हुआ। जो भी मंत्री था आपातत तो नक्सलबाड़ी में कुछ रास्ता का हाल है, डेवलप हुआ ही नहीं, कोनो डेवलप नहीं है। क्या बोलबो, कुछ नहीं हुआ तो कैसे बोलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक मिनट, क्या कह रहे हैं आप? नहीं, ये रास्ता का हाल हो जाए सही है। 20 साल पहले हुआ, 20 साल से ये हुआ ही नहीं। 20 साल क्यों नहीं हुआ? 20 साल पहले हुआ था, क्या आप लोगों को क्यों लगता है क्यों?
चुनाव ये बोलता है वो रोक के रख दिया, वो बोलता है ये रोक के रख दिया, बस आपस में ये लोग का झमेला नहीं मिटता है। भैया हमका घर देखिए, आइए दिखाइए जरा, आइए। देखिए ये टूटा बड़ा है। तो क्यों ड्रेन देखिए, सब गंदा पानी हमका घर में ढुकता है। सरकार घर ड्रेन कर देगा, कैसे करके करेगा? बोलो, देखो तो ये सब गंदा पानी घर में बड़ा बड़ा सांप ढुकता है, ये ढुकता है यहाँ से। এই ঘর আমাকে কবে দিবে দিবে বলতেছে, ঘর আসবে ঘর আসবে, ওই যে ওরকম করে ঘর আমার স্বামী কাজ করে না। ये कह रही है कि वो कब से कह रहा है घर देंगे लेकिन घर मिला नहीं है ना। हाँ? अच्छा, लिस्ट में नाम आया हुआ है। इनका भी लिस्ट में नाम आया हुआ है, तो लिस्ट में ही सिर्फ नाम आया हुआ है, मिला नहीं है। না हाँ? এতদিন তো ঘরে জল পড়তো, মুখে খাইতাম, ওই যে বন্ধন থেকে টাকা নিয়ে ঘর উঠাইলাম, যেটা সত্যি কথা সেটাই। क्या कह रही है? কি বললেন আরেকবার বলুন। বন্ধন থেকে টাকা নিছি, ঘরে জল পড়ে, বৃষ্টি আসলে টিন উড়ে চলে যায়, এবার নতুন টিন কিনে নিয়ে লাগালাম। ये बोल रही है जो ग्रुप होता है ना बंधन करके, वो वहाँ से पैसा लेके ये घर बनाया है। काम करी ढलाइर काम। वो तीन इसका जो चाल है घर का वो उड़ गया था और उस लेके बनाया। हाँ छत, ये कह रही है। तो ममता बनर्जी कैसा काम की? कह रही हम तो बहुत काम किए, बहुत विकास किए, फिर आपका काहे नहीं घर बना? आप देख जाए, ममता बनर्जी हमको कुछ भी नहीं दिया है। क्यों? কোথায় দিছে? মমতা ব্যানার্জি দিতে তাহলে এরকম থাকতো নাকি ডেরা? কষ্ট করি ওই যে বন্ধন ওই যে বন্ধন থেকে টাকা নিয়ে ঘর বানাইছি, যেটা সত্যি সেটাই। बंधन से लोन लेके बनाए ये घर, नहीं मिला इनको। बहुत बार ये ट्राई किया लेकिन नहीं मिला। अच्छा, ये बता रही है। একে একে কয়বার আমরা দরখাস্ত লিখছি कई बार ঘরের জন্য। दरखास्त दे चुके हैं लेकिन मिला नहीं। हाँ। तो यही घर है और वो सामने भी आपका घर ওটা है? আমার জায়ের ঘর, একই বাড়ি, আলাদা আলাদা থাকি। क्या कह रही? ये जेठवानी का घर है ये। अच्छा। जेठानी जो होते हैं ना उनका अच्छा घर अच्छा है। अच्छा अच्छा, ভাসুরের ঘর এটা। हाँ समझ गया भैंसूर का। हाँ। हाँ। मुझे बताइए कि इस बार का जो चुनाव हो रहा है पश्चिम बंगाल में, उसमें आप लोगों के गांव की क्या दावेदारी है, क्या मन है? मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आप किसको वोट देंगे, लेकिन क्या मूड क्या है? मूड हम लोग का देखिए, जो गरीब आदमी लोग है, जिसका घर नहीं है उसको घर मिल जाए, रास्ता अच्छा बन जाए, पानी निकलने का नाला उला ये सब अच्छा हो जाए, यही हम लोग का। अच्छा, माने गांव के विकास, गांव का विकास। गांव का विकास। तो यहाँ तो 10 साल से कांग्रेस के विधायक हैं मालाकार, क्या नाम है उनका पूरा? शंकर मालाकर। शंकर मालाकार, माफ कीजिएगा। तो शंकर मालाकार आते हैं इस इलाके में, कभी आए हैं? नहीं, शंकर मालाकर जी को हम लोग देखते हैं खाली इलेक्शन का जब टाइम आता है, उसी टाइम हम लोग देखते हैं। अच्छा। उसका बाद में कभी दिखाई नहीं देता है। आता है नक्सलबाड़ी का शायद बड़ा जगह में आता है, गांव में नहीं आता है। गांव में नहीं आता है, खाली वोट प्रचार का टाइम में आता है 1-2 बार, बस इतना ही। इतना ही? इतना ही। तो इस बार खेला होवे कि परिवर्तन होवे? इस बार परिवर्तन होना ही जरूरी है, क्योंकि परिवर्तन से ही हमको लगता है कि विकास आएगा। हमारे साथी सौरभ द्विवेदी ने आईएसएफ के नेता अब्बास सिद्दीकी का इंटरव्यू किया। इसमें अब्बास सिद्दीकी से टीएमसी एमपी नुसरत जहां पर दिए बयान पर भी सवाल पूछा गया। सुनिए उनका जवाब। आपने कहा लड़का लड़की सबको पॉलिटिक्स में आना चाहिए। एक लड़की है जो पॉलिटिक्स में आई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसका नाम है नुसरत जहां, ठीक है, टीएमसी की सांसद हैं। आपने अपनी तकरीर में नुसरत जहां के लिए कहा, कभी मंदिर जाती है कभी मस्जिद, इस्लाम तुम्हारे बाप का नहीं है, शरीर दिखाकर और बेचकर पैसा कमाते हैं ये लोग, क्या भरोसा है कि देश नहीं बेचेंगे? अगर अब्बास सिद्दीकी ने सत्ता पर कब्जा जमाया तो इन्हें पेड़ से बांधकर मारूंगा। ये आपका बयान है। उसके लिए उन्होंने शायद कोई हमारे विरोध में एक केस न क्या दायर किया है, जो केस चल रहा है उसके बारे में हम कुछ नहीं बोलना चाहते। केस चल रहा है, लेकिन आपको अफसोस है इस बयान को देने का या नहीं? देखिए, पहले दरअसल बात है हम देश के लिए बोले थे कि पेड़ से बांध के मारेंगे। हमको बोलने दीजिए जी प्लीज़। देखिए, हमने आपको वोट दिए, हमारे जब मुसीबत में हम पड़ेंगे आप देखेंगे। आपने हमको मार दिया, आपको मारने का हक है क्योंकि आप नेता है, और जब हम जबान से बोलेंगे आपको हम धुलाई देंगे, हमारे लिए सज़ा है। आप जो CAB, NRC, NPR का बिल निकाल रहे हैं जिसमें गरीब मुसीबत में फंस जाएंगे, जैसे आसाम में फंस रहे, तो आप जाके फिल्म बना रहे हैं, वो गलत नहीं है। जब हम उस इंसान को बचाने के लिए बोला जी ऐसे आदमी को वोट मार दीजिए जो आपने के बारे में सोचते हैं, तो दूसरे के बारे में क्या सोचेंगे? तो इंसान को ये गुरुत्व अपने हिसाब से कोई गुरुत्व नहीं देते,
तो इसी हिसाब से जब हम बोलते हैं हमारे लिए इल्ज़ाम आ गए, मगर उसको कब जाके पूछे हैं? जहाँ आपको वोट दिया है आदमी ने, उनको अधिकार के लिए आप क्या किए हैं? जब विरोध हो रहे थे बिल में, आप कहाँ क्यों नहीं थे? क्यों चले गए थे? क्यों इंसान के लिए खिलवाड़ कर रहे हैं? आप इंसान की विश्वास को तोड़े हैं। कोई नहीं पूछते, क्योंकि वो नेता है, नेत्री है सारी, नहीं पूछते। तो इसके बारे में हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं, सही या गलत है। एक बार हमारे पास एक कागज आए थे कि सुमन ने क्या बोलते हैं, सीओ मोटो नोटिस, वो जो भी हुआ है वो हमारे वकील ने देख रहे, सम्मन आया था। हाँ, तो हम वकील को पूछ रहे थे क्या बात है, बोलो उसी बात से ठीक है चलो हम भी देख लेंगे। तो मगर एबीपी न्यूज़ से उसके पहले हम गए थे। एबीपी न्यूज़ ने हमको जब पूछे थे जब आइन को हाथ में किसी को लेने का हक नहीं है, तो हमने बोला अगर ये बात गलत है तो इतना तो हमको मालूम नहीं, तो इसके लिए हम शर्मिंदा हों, क्योंकि हम देश का नागरिक होते, देश का विरोध कोई काम करो ये अच्छा नहीं होगा। आइन को नहीं लेना चाहिए तो हम इसके लिए शर्मिंदा हों। किसी को गाछ में पेड़ में बांध के पिटाई करना, अगर कोई चोरी करे, कोई हमको मारने के लिए आ जाए तो हमको उसको नहीं मारेंगे, नहीं बाबा तुम हमको मार दो, हम नहीं मारेंगे, क्योंकि आइन को हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर ऐसा कोई आइन है कि हम नहीं जानते तो हम इसके लिए शर्मिंदा हों। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी संविधान के मूल्यों को बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम इस तरह के आइन को नहीं जानते। हम इंसान हैं, हमारे साथ और बहुत कुछ है, सब लेके चल रहे, सबको पूछ रहे ये सही है या नहीं सही है। आहिस्ता आहिस्ता हम सीख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष से भी सौरभ द्विवेदी ने बात की। सुनिए बातचीत का एक हिस्सा। आप अपनी शुरुआती शिक्षा दीक्षा और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में और फिर संघ से जुड़ाव के बारे में बताइए। मैं उस समय के मेदिनीपुर जिला, आजकल झारग्राम जी, जो झारखंड और उड़ीसा बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ है, जंगल महल अंतिम प्रांत जंगल महल बोला जाता है, वहाँ नयाग्राम विधानसभा है। सुवर्ण रेखा बोल के नदी के किनारे हमारे गाँव है, छोटा घर है। एकदम किसान परिवार से हूँ। पढ़ाई भी मेरी गाँव में हुई है, दूसरा एक गाँव में ननिहाल में, फिर झाड़ग्राम में कुछ दिन पढ़ा, कलकत्ते में पढ़ाई। ऐसे करते करते संघ का संपर्क में आया बचपन से ही, संघ का शाखा में गया। संघ का कार्य था तब वहाँ पर जंगल महल में? उस समय 70 के समय से ही वहाँ संघ का शाखा था, तो उस समय गया। फिर इमरजेंसी आया बीच में, संघ का काम बंद हुआ। हम लोग उस समय स्कूल में पढ़ते थे। बाद में फिर शाखा शुरू हुआ, लेकिन संघ के साथ जुड़ा रहा, और धीरे धीरे संघ का विचारधारा से मुझे लगा कि मुझे समाज के लिए कुछ करना चाहिए। माध्यम है संघ का विचारधारा, आदर्श, डिसिप्लिन, रिथम। तो फिर वो पढ़ाई ख़त्म करके ही संघ का प्रचार निकल गया। लगभग 84 से मैं लगातार संघ का काम कर रहा हूँ प्रदेश में, जगह जगह में, जिलों में। बाद में मुझे अंडमान निकोबार के लिए जिम्मेदारी दिया गया, वहाँ 8.5 साल रहा आइलैंड्स में। फिर 2007 में वहाँ से वापस आया मैं, 99 से 2007 तक। फिर यहाँ हिंदू जागरण मंच का काम मुझे सौंपा गया बंगाल में। सीमावर्ती प्रदेश और मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के कारण यहाँ इस प्रकार समस्या काफ़ी था, हिंदू डरे हुए थे। फिर एक बार वातावरण ऐसा बन रहा था कि विभाजन का पहले की जो स्थिति देश का था 1946-47 का, तो 10-10, 20-20 किलोमीटर बॉर्डर हिंदू शून्य हो रहा था। अच्छा, वहाँ हिंदू रीति रिवाज मनाना मुश्किल हो रहा था। और बाद में वो तो यहाँ तक आया कि हिंदू दुर्गा पूजा का विसर्जन नहीं कर सकते हैं, 50 साल से चले आ रहा है स्कूल में सरस्वती पूजा नहीं कर सकते हैं जी, आदि आदि, ये सब तो चर्चा में ही है। फुल इंटरव्यू आपको लल्लन टॉप की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। इनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जरूर देखिए। आज के लल्लन टॉप शो में बस इतना ही। अपना और अपनों का खास ख्याल रखिए, क्योंकि कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है आपको खुद ही अपना ख्याल रखना पड़ेगा। शुभ रात्रि।